हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं D+B की पेडागॉजी। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो पेडागॉजी है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन NIOS के जो DLED की बुक्स हैं उनसे आते हैं। तो वो बुक चाहें तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ी हैं। मुझे काफ़ी टाइम लगा इन नोट्स को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना पड़ा। मैंने अपने नोट्स को बाईलिंगुअल रखने की कोशिश की है ताकि जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। और अब होता क्या है इसमें कि इसमें कई सारे कोर्स होते हैं और कोर्स में ब्लॉक्स होते हैं। जैसे 501 में 3 ब्लॉक हैं। अब 3 ब्लॉक में हर ब्लॉक में कई यूनिट होती हैं। तो पहले ब्लॉक में 4 यूनिट हैं। तो आज मैं आपको फर्स्ट यूनिट बताऊंगी और हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में आए क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी यूनिट है और यहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है, तो मैं अपने हिसाब से ही डालूंगी, ठीक है। लेकिन आपको PDF इकट्ठे ही मिलेगी। और PDF पढ़ने से पहले वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा। भले आप 1.5x पे सुनिए, 2x पे सुनिए, मुझे नहीं लेना देना, लेकिन आप बस सुन लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि नोट्स बनाने का हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। तो उससे आपको चीज़ें अच्छे से रिलेट हो जाएंगी। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली 2 बुक पढ़ी हिंदी इंग्लिश, तो चीज़ें थोड़ी सी माइंड में हैं बताने को, तो वो मैं बता दूंगी और स्टोरी फॉर्मेट में चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेहनत लगी है तो वीडियो शेयर करिएगा उन लोगों को जो भी तैयारी कर रहे हैं, और चैनल रिकमेंड करिएगा उन लोगों को जिनके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला हमारा इस चैप्टर का नाम ही पहले इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट। अभी फर्स्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम लोग इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था, हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें प्राचीन भारत का भी आ जाएगा और सेम टाइम पे जो अंग्रेजों के टाइम पे जो मैकाले हंटर कमीशन बने हैं वो भी आ जाएगा। तो पहला हमारा जो हेडिंग है प्राचीन भारतीय शिक्षा। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा में उस टाइम पे शिक्षा को क्या माना जाता था? सेल्फ इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया माना जाता था। यानी कि शिक्षा इसलिए ली जाती थी ताकि हम लोग खुद को कितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। और सेम टाइम अभी भी हम लोगों के अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि हम एजुकेशन के द्वारा अपने आप को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। और जो एजुकेशन थी वो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलती थी, ठीक है। शिक्षा जो होती थी वो जीवन जीने की तैयारी के रूप में या डे बाय डे की क्रियाकलापों के रूप में यूज़ की जाती थी। यानी कि मतलब डेली अर्निंग के लिए, डे बाय डे की जो एक्टिविटीज़ होती थी उनके लिए यूज़ की जाती थी। ज्ञान को उस टाइम पे ज्ञान को व्यक्ति का थर्ड आई बोला जाता था, ठीक है। तो ये सारी विशेषता प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की है, ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट कहा था भरतहरि ने नीति शतक में कहा था कि शिक्षा के बिना हम पशु समान हैं, यानी कि विदाउट एजुकेशन वी आर बीस्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? भरतहरि जी ने कहा था। अब ये जो अगला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, स्टार कर लीजिएगा। ये शिक्षा का शुभारंभ उपनयन संस्कार से होता था। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि उस टाइम पे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का शुभारंभ कैसे होता था, कौन से संस्कार से होता था? तो उपनयन संस्कार से होता था। लड़के व लड़कियों दोनों को अधिकार था शिक्षा प्राप्त करने का। तो आपने नाम भी सुना होगा, गार्गी, कौशल्या, द्रौपदी, इन्होंने बराबर से शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है। और उस टाइम पे शिक्षा 2 प्रकार की होती थी। देखिए, एक निम्न स्तर की शिक्षा, एक उच्च स्तर की शिक्षा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों को पहले वीडियो सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी आप ऐसे पढ़ते तो आप ऐसे याद कर लेते हैं। मैं बता रही हूँ तो आपको समझ में आएगा कि 2 टाइप की शिक्षा कौन कौन सी थी। निम्न स्तर की शिक्षा का लक्ष्य केवल इतना होता था कि भैया आप संसारिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को समझ सको, बस। लेकिन जो उच्च स्तर की शिक्षा होती थी उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता था, क्योंकि उसमें गहन डीप अध्ययन किया जाता था इन सारे सब्जेक्ट्स का, ग्रामर का, हिस्ट्री का, माइथोलॉजी का, साइंस का, इन सब का, आर्ट्स का, ठीक है। तो इन सब का बहुत गहन अध्ययन किया जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है जिसको मैंने रेड पेन से भी लिखा है कि उस टाइम पे जो उच्च स्तर की जब शिक्षा हो जाती थी तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता था आत्म अनुभूति, यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्त करना, जो कि आज के टाइम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता था आत्म अनुभूति था। ये उनकी बुक में भी ये क्वेश्चन था कि अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल क्या था एजुकेशन का इनिशिएट इंडिया में? तो आत्म अनुभूति हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जीवन की 4 अवस्थाएं कौन सी थी? तो जीवन की 4 अवस्थाएं उस टाइम पे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अब इसमें होता क्या था कि एक विद्यार्थी को पुत्र, पति और पिता के रूप में स्थापित किया जाता था। और एक विद्यार्थी को ये भी बताया जाता था कि भैया आप क्या हो, आप समाज के प्रति उत्तरदायी रहोगे, ठीक है। यानी कि एक विद्यार्थी जाति की संस्कृति
का संरक्षक गार्जियन होता था अपने कल्चर का, क्योंकि उसको अपने कल्चर को आगे ले जाना होता था, और टॉर्च बियरर भी था कि मतलब कि कैसे उसको प्रचार प्रसार करना है और उसका एक गार्जियन के रूप में उसको बचा के रखना है। दीक्षांत भाषण के समय उसे बताया जाता था कि समाज के प्रति उत्तरदायी होना, जो कि मैंने अभी बताया कि उसको समझा दिया जाता था जब भी फाइनल कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती थी, तब बता दिया जाता था कि आप किसके अपनी सोसाइटी अपने समाज के प्रति उत्तरदायी हो। उस टाइम पे शिक्षा के कितने अभिन्न अंग थे, तो एक 14 विधाओं होती थी और 64 कलाएं होती थी, बस इतना याद रखिएगा। अध्ययन के लिए विद्यार्थी अपनी रुचि का विषय अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुन सकता था, ये अगला पॉइंट हो गया। सादगी और आत्मसंयम, सिंप्लिसिटी के साथ रहते थे बढ़िया से अच्छे से, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता था उनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था विद्यार्थी जीवन के लिए। जो वेदों का अध्ययन करते थे उनके लिए शिक्षा स्मृति का यांत्रिक परीक्षण थी, यानी कि मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑफ मेमोरी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या था उस टाइम पे, ये आगे लिखा भी है हमने कि जो प्रिंटिंग होती थी उस टाइम प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं थी, कागज़ वगैरह नहीं यूज़ होते थे, तो फिर ज्ञान कैसे ट्रांसफ़र होगा? ऑब्वियसली मेमोरी के माध्यम से, ठीक है। तो मेमोरी की मैकेनिकल ट्रेनिंग होती थी, और आपने सुना भी होगा कि अपने घर में अगर जो दादा दादी होते थे, जैसे मेरे दादाजी कहा करते थे कि हम जो पहले ज्ञान था, ठीक है, वो जब नेक्स्ट ट्रांसफ़र हुआ तो क्योंकि वो मेमोरी बेस में हुआ, तो मेमोरी में सारी चीज़ें एग्जैक्टली वो डिट्टो याद नहीं रह सकती ना, तो कुछ ना कुछ मिस हो गया। देन इसी वजह से कई सारी वेरिएशन हो गई धीरे धीरे होते होते, और जब तक प्रिंट टेक्नोलॉजी आई तब उसको लिखा गया तो उसमें कई सारी वेरिएशन देखने को मिली, जो कि पहले एक्चुअल था और जो अभी फाइनल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेदों का अध्ययन करते थे उनके लिए शिक्षा क्या थी? मैकेनिकल ट्रेनिंग थी मेमोरी की, ठीक है। स्मृति का यांत्रिक परीक्षण, याद रखिएगा, प्रशिक्षण। प्राचीन काल में गुरु की क्या अवधारणा होती थी, उसको मैंने ऐसे एक डायग्राम से समझाया है कि गुरु की अवधारणा ये होती, पहली बात तो वो सेल्फलेस थे, बिना किसी स्वार्थ के शिक्षा देते थे, उनको कोई लोभ नहीं रहता था। तो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, एक निश्चित अवधि में होती थी, ठीक है। सब एक समान थे, जैसे आप स्टोरी तुरंत रिलेट करिएगा, कृष्ण सुदामा की स्टोरी सबने सीरियल देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि वो कोई भी अगर राजा का भी बेटा है और कोई अगर गरीब भी है तो उनको समान रूप में शिक्षा दी जाती थी, निःशुल्क होती थी। अब निःशुल्क होती थी तो भाई गुरुकुल कैसे चलेगा? भिक्षा से चलता था, जाते थे भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, उस भिक्षा को क्या बोला जाता था? इंग्लिश में भी यही नाम है, तो याद रखिएगा, मधुकरी बोला जाता था। जब ये वहाँ के जो शिष्य होते थे, जब वो भिक्षा मांगने जाते थे उसको मधुकरी बोला जाता था। विद्यादान को सबसे बड़ा दान बोला जाता था, ज्ञान बेचना निंदनीय था, मतलब उसको एकदम खराब माना गया था। धन संग्रहण नहीं करते थे, ना जो शिष्य होते थे ना गुरु होते थे, अगर भिक्षा में कुछ मिला तो उसका यूज़ गुरुकुल में ही कर दिया जाता था। संयम और तप का पालन करते थे, और हेड कौन होते थे? गुरु होते थे, और अमीर लोग दान देते थे, उससे गुरुकुल में जो चीज़ें होती थी वो हो जाती थी, मतलब वो उसका इंप्रूवमेंट वगैरह, गुरुकुल में कुछ बनना है तो अमीर लोग जो दान देते थे उससे काम चल जाता था। नेक्स्ट गुरु की विशेषता थी कि गुरु एक विशेषज्ञ होता था, स्पेशलिस्ट होता था, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होता था, स्पिरिचुअल नॉलेज उसके पास बहुत होती थी। अब यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है कि गुरु माता पिता और देवताओं से बढ़ के होते थे। तो यहाँ पे एक श्लोक लिखा था कि आप सब बोलते होंगे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है। तो ये माता पिता और देवताओं से बढ़ के थे। इनफैक्ट राजा भी जो होते थे वो गुरु के सामने नतमस्तक होते थे। एक सही गुरु, सबसे अच्छा मुझे स्टेटमेंट लगा, ये मैंने उस दिन कम्युनिटी पे भी लिखा था अपना, कि एक सही गुरु अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक एक विद्यार्थी होता था, ठीक है। ये एग्जैक्टली हमें भी होना चाहिए कि अगर कभी भी आप टीचर बन भी जाते हैं तो बिल्कुल हमें अंतिम समय तक सीखते ही रहना है, एक विद्यार्थी रहना है, ठीक है। तो एक विद्यार्थी होता था वो सीखते ही रहता था, जिसे आज के लिए हम लोग L3 बोलते हैं। तो L3 का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइफ लॉन्ग लर्नर, यानी कि जीवन भर सीखते रहना के अनुरूप था। गुरु को गाइड द साइड नो सेज ऑन द स्टेज बोला जाता था, मतलब एक साथी के रूप में गुरु होता था, ना कि मंच पर विराजमान महात्मा, ठीक है। सारी दुनिया से सॉरी क्या बता रही थी मैं, यहाँ पे पॉइंट है, सारी दुनिया से विद्यार्थी आते थे, ठीक है। कि क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, की जो यूनिवर्सिटी थी इसमें फाहियान हेनसांग हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने। तो यहाँ पे पूरी दुनिया से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे, और जब संख्या ज़्यादा हो जाती थी तो जो गुरु था ना, वो जो वरिष्ठ जो मतलब पुराने शिष्य होते थे, जो बड़े शिष्य होते थे, जो योग्य शिष्य होते थे, उनको सम्मिलित कर लेते थे पढ़ाने के लिए, क्योंकि अकेले हो नहीं सकता था। तो आपको ये चीज़ जान के अच्छा लगेगा कि जो आज की मॉनिटर प्रणाली है, जो मॉनिटर सिस्टम है, वो उसकी शुरुआत हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा से हुई है, ठीक है। तो हमारे जो एनिशियंट टाइम में इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उससे शुरुआत हुई थी। उस टाइम में गुरु का जो पुत्र होता था उसको मॉनिटर बना दिया जाता था, या फिर कोई वरिष्ठ जो व्यक्ति होता था, शिष्य होता था, जो सब योग हो, उसको
बना दिया जाता था मॉनिटर। लेकिन यही चीज़ जब उत्तर वैदिक काल में आते आते असल में हुआ क्या, ऋग वैदिक काल में तो चीज़ें से अच्छी रही, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आ गई वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में चीज़ें क्या रही, वर्ण व्यवस्था में मतलब ऐसा हो गया कि जाति के अनुसार चीज़ चलने लगी कि उनका बेटा मतलब अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका बेटा क्षत्रिय रहेगा, इस तरीके से कर्म के आधार पर नहीं हुआ। तो मनु काल में वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का पुत्र गुरु बनाया जाने लगा, चाहे वह विद्वान हो या ना हो, यानी कि चाहे वह योग्य हो या ना हो, ऐसा हो गया था। ये सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा की। अब यहाँ पे गुरु की भूमिका कैसे होती थी, गुरु का क्या रोल होता था, क्या ड्यूटीज होती थी, तो वो माता पिता के रूप में होता था, मित्र भी होता था, दार्शनिक भी होता था, विद्वान, मतलब वो एक कह सकते हैं कि एक प्रदर्शक था, एक पथ प्रदर्शक था, एक मिशनरी भी था, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज भी थी, ज्ञान भी था, मित्र भी था वो, और फिलोसफर भी था, वो सारी चीज़ें उनके अंदर होती थी। अध्यापक शिष्य के बीच में कैसा संबंध था, पिता पुत्र का संबंध होता था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ इंपॉर्टेंट है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निकट बैठना। असल में होता क्या था, उपनिषद मतलब इसमें जो गुरु के समीप शिष्य बैठा होता था, देन गुरु उसको ज्ञान देते थे, इस तरीके से ज्ञान का ट्रांसफर होता था। और शंकराचार्य ने उपनिषद का अर्थ बताया है आत्मविद्या और ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, तो शंकराचार्य ने क्या बताया था, आत्मविद्या और ब्रह्म ज्ञान। और मॉनियर विलियम व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने उपनिषद का मतलब बताया है कि परमात्मा यानी कि भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना और जीवन से अंधकार को दूर कर देना। तो ये किसने कहा था, मॉनियर विलियम ने उपनिषद का अर्थ बताया। अब अध्यापन जो विधि होती थी, जो पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड होता था, वो मौखिक संवाद के रूप में होता था, क्योंकि मैंने बताया प्रिंट वगैरह कुछ था नहीं। तो कैसा होता था, केवल ओरली मुँह से बोलते थे वो, और उससे मतलब मैकेनिकल ट्रेनिंग होती थी उनकी स्मृति की, मेमोरी की। उस टाइम पे भी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता था, यानी कि CCE जिसको हम बोलते हैं। उस टाइम पे भी गुरु समय समय पे चेक करता रहता था कि विद्यार्थी का ज्ञान मतलब सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। कोई भी उस टाइम की विशेषता एक और थी कि उस टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता था, कोई भी नो फॉर्मल एग्जामिनेशन, कोई भी फॉर्मल एग्ज़ाम नहीं होता था, कोई भी डिग्री नहीं थी, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था। तो फिर कैसे होता था, तो कैसे पता चलता था कि भाई विद्यार्थी को ज्ञान हो गया है, तो ऐसे पता चलता था कि दीक्षांत समारोह होता था। ठीक है, अब दीक्षांत समारोह मतलब आई थिंक इसको कॉन्वोकेशन सेरेमनी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता था, गुरु घोषणा कर देते थे कि भैया आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। और कैसे घोषणा करते थे, उसमें वाद विवाद होता था, मतलब एक मंडली बैठाई जाती थी, मंडली में विद्वान होते थे, उनके सामने उनसे कुछ प्रश्न उत्तर किए जाते थे, और जब वो आंसर देता था तो देन फाइनली क्या दिया जाता था कि आप योग्य हो गए हैं। ठीक है, विद्यार्थी अपना गुरु और विषय चुनने में स्वतंत्र था। अब यहाँ पे मैंने पहले भी पॉइंट लिखा था, तो यहाँ क्यों लिखा, यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ मैंने बताया है कि विद्यार्थी अपना गुरु चुनने में भी स्वतंत्र था। लेकिन अब एग्जाम्पल बताइए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अपना गुरु, उसने कहा कि हमको इन्हीं को गुरु बनाना है, लेकिन गुरु के पास एक विशेष अधिकार था कि जब तक गुरु नहीं चाहेंगे तब तक वो उसका शिष्य नहीं बन सकता है। तो विषय चुनने का अधिकार तो था ही, गुरु चुनने का भी था, लेकिन गुरु के पास भी अधिकार होता था कि वो शिष्य बनाएगा भी या नहीं बनाएगा उन्हें। ठीक है, बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो मठ में दी जाती थी, और अशोक के समय में तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी चुकी थी, तो उनमें आवासीय विश्वविद्यालय थे, मतलब रुकने की भी सुविधा थी, क्योंकि बाहर से भी लोग आते थे, चीनी यात्री वगैरह भी यहाँ बहुत आए हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए एक रहने वहने की व्यवस्था थी। गुरुकुल में प्रवेश जो होता था, गुरुकुल में एंट्री जो होती थी परीक्षाओं के माध्यम से हुआ करती थी। कुछ केंद्र यहाँ पे बताए गए हैं, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नाडिया, काची, बनारस, ये पुराने प्राचीन टाइम में शिक्षा के केंद्र रहे थे। अब ये जो अगला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि मध्यकालीन, क्योंकि अगर हिस्ट्री में मिडिवल इंडिया में क्या हुआ था, मिडिवल इंडिया में मुसलमानों ने हम पे राज किया है, तो उस टाइम में इस्लामी शिक्षा फेमस हुई थी। अब इस्लामी शिक्षा को निम्न स्तर पर मकतब में दिया जाता था और उच्च स्तर पर मदरसे में दिया जाता था। दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर पूछा जाए निम्न स्तर पर प्राइमरी लेवल पे कैसे दिया जाता था, तो मकतब में शिक्षा दी जाती थी, और उच्च स्तर पे आपकी मदरसे में शिक्षा दी जाती थी। ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 17वीं शताब्दी से पहले कोई भी किताब नहीं मिली है जिसमें कोई भी टीचिंग की थ्योरीज वगैरह दे रखी हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, मतलब कुछ ऐसी स्मृतियाँ या सूत्र मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि उच्च और माध्यमिक शिक्षा यानी कि हायर और सेकेंडरी एजुकेशन रही है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी तो बात ही नहीं की गई है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी स्मृति वहाँ पे नहीं मिली है। 17वीं शताब्दी से पहले की तो बुक ही नहीं मिली। अब ये मैंने आपको प्राचीन शिक्षा वाला कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ पे कुछ एक उन्होंने जो प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में उस बुक में कुछ गुण दे रखे थे, प्रोफेशनल टीचर के क्या क्या गुण होने चाहिए।
तो उनको देख लेते हैं। ये आपको वैसे भी हम लोग भावी अध्यापक और अध्यापिका बनने वाले हैं, तो इनमें ये चीज़ें आपको आपको पता ही होनी चाहिए कि हम में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, ये गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं? ओपन एंड पॉजिटिव होना, ठीक है, सकारात्मक रहना और मतलब खुले स्वभाव का होना, गुड लिसनर, एक सामने वाले की बातों को सुनने वाला, कम्युनिकेटिव, अपनी बातों को सही रूप से अभिव्यक्त करने वाला, विश्वसनीय, ईमानदार रहना, ठीक है, दूसरों के प्रति, काम के प्रति, पर्सनेबल, यानी कि जो कार्य संबंध है, जो पर्सन टू पर्सन जो आपके साथ वाले हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना और कार्य का संबंध ढंग से करना, प्लान्ड वे में, ऑर्गेनाइज वे में करना, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना, मोटिवेटेड रहना, मतलब ये सब चीज़ें तो बताने वाली नहीं है, ये केवल आपको गुण पता होने चाहिए। कंस्ट्रक्टिव, संरचनावादी, यानी कि ज्ञान का निर्माण करते रहना, संवेदनशील रहना, समाज के प्रति भी, सेम टाइम पे स्टूडेंट के प्रति भी, और व्यक्तिगत रूप से अनुभूति, यानी कि हर एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को समझना, मतलब व्यक्तिगत रूप से कि हाँ इसकी ये नीड है, या फिर इस तरीके से। मूल्य आधारित, मूल्य आधारित का मतलब होता है कि एक मानवता, ह्यूमैनिटी या वैल्यूज़ का होना एक टीचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। समुदाय के प्रति सेंसिटिव रहना, मतलब ये चीज़ तो आप लोगों ने सीटेड या पहले भी इतनी जो तैयारी की है उसमें भी चीज़ें पता होती हैं कि ऐसा होता क्या है कि क्लास में हर एक वर्ग, धर्म, जाति के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे हमें उनके प्रति सेंसिटिव रहना है, ठीक है, और नॉलेजेबल, ज्ञान के लिए हमेशा उत्सुक होना है, ज्ञान तो होना ही होना है। क्रिएटिव रहना, पेशेंस, पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक टीचर के लिए, कि अगर पेशेंस नहीं है, मतलब क्योंकि हम लोग डांट मार नहीं सकते, तो आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटेड होना टू द स्टूडेंट एंड प्रोफेशन, यानी कि अपने विद्यार्थियों और सेम टाइम पे अपने प्रोफेशन के प्रति आप पूरी तरीके से कमिटेड होना एक गुण होता है टीचर का। आईसीटी का क्या रोल होता है, तो ये सबको पता ही होगा, मैंने लिख दिया ताकि कोई बुक पढ़े तो ये ना कहे कि मैम आपने ये मिस किया था, इसीलिए मैंने लिख दिया, वरना आपको पता ही होगा। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका यूज़ किस लिए होता है? तो भैया सीखने के लिए होता है, सेल्फ स्टडी जो कि हम लोग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स इवैल्यूएशन के लिए होता है, करिकुलम, पाठचर्या के निर्माण के लिए होता है, तो इन सब के लिए यूज़ होता है। वहाँ पे कुछ डेटा दे रखा था, डेटा ऑन 2011 का एक डेटा दे रखा था कि कैसे हम लोग मोबाइल का बहुत यूज़ करते हैं। तो इंडिया में 100 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं, जिसमें से 40 मिलियन मोबाइल इंटरनेट जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अब इसमें से ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख दिया, लेकिन हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लीजिएगा कि अगर ऐसा कुछ आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि ये इस यूनिट में आगे जो सेकेंड हाफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रखिएगा, ठीक है। रोल ऑफ टीचर इन इमर्जिंग सोसाइटी, कि विकासशील समाज में टीचर का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि लॉर्ड कन्वर्सेशन मॉडल के अनुसार टीचर के 4 रोल कौन कौन से हैं। तो मान लीजिए उन्होंने 4 रोल दे दिया, उन्होंने एक कोई और दे दिया, तो वो नहीं होगा, तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। डिस्कर्सिव रोल होता है, एडेप्टिव होता है, इंटरेक्टिव होता है एंड रिफ्लेक्सिव होता है। तर्कमूलक, अनुकूली, अन्योन क्रियात्मक एंड विमर्शक, 4 रोल उन्होंने बताए हैं। कुछ और रोल भी हैं जो आज के टाइम में, क्योंकि जो इमर्जिंग सोसाइटी है, आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम में टीचर के और क्या रोल हो सकते हैं। डेवलपर के रूप में नर्चरर ऑफ ई कल्चर मतलब जो जितने भी हम लोग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं उसका पोषक होना, उसका विकास में मदद करना कि उसका यूज़ करे ज़्यादा से ज़्यादा। नेटवर्कर एंड चेंज एजेंट, मतलब परिवर्तन लाना, ठीक है, परिवर्तन लाने के रूप में भी का रोल होता है। लर्निंग प्रैक्टिशनर एंड फैसिलिटेटर, सेम टाइम पे वो सीख भी रहा है और उसको सीखने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। लर्निंग रिसोर्स डेवलपर, अब ये इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी हिंदी बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, मैं बोल दे रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पे इसकी हिंदी है अधिगम संसाधन विकासक, ठीक है। तो अधिगम संसाधन के विकास के रूप में, कि अधिगम के लिए जो डेवलपर के रूप में भी वो उसका रोल होता है टीचर का। टेक्नो पेडागॉजी, यानी कि टेक्नो शिक्षक के रूप में, मतलब वही चीज़ बताई गई है, तो बेसिक चीज़ें हैं। इवैल्यूएटर मूल्यांकन करता, समय समय पे मूल्यांकन करना। एक्शन रिसर्चर, शोध करना। बिहेवियर साइंटिस्ट, व्यवहार विज्ञानी। करिकुलम डिज़ाइनर एंड ट्रांसलेटर के रूप में होता था। और इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइनर, ठीक है, शैक्षणिक प्रणाली अभिकल्पक। तो ये सारे रोल इन्होंने दे रखे थे कि टीचर के कौन से रोल होते हैं इमर्जिंग सोसाइटी में। अब यहाँ पे आई थिंक आपका खत्म होता है। अब मैं आपको बताऊंगी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में।